लोक प्रशासन एवं उत्तरार्ध के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज का शीर्षक है वेबर की आदर्श नौकरशाही की विशेषताएं। आदर्श प्रारूप से अर्थ क्या होता है, सबसे पहले यह जान लें। आदर्श प्रारूप तुलनात्मक अध्ययन के लिए मानसिक स्तर पर निर्मित एक ऐसा उपकरण है जिसका निर्माण शोध के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यह कुछ ऐसे चुने हुए आंतरिक रूप से सुसंगत तथ्यों का समुच्चय है जो वास्तविक जगत में पाए तो जाते हैं, किंतु इन तथ्यों को अतिरेक की सीमा तक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार निर्मित आदर्श प्रारूप एक ऐसा परम मानदंड बन जाता है जो अपने शुद्ध रूप में वास्तविक जगत में कहीं भी नहीं पाया जाता। यह बस एक काल्पनिक मानसिक निर्मिति होती है जो तुलना के लिए एक प्रतिमान का कार्य करती है। अब इसको समझने के लिए एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कोई मुंबईया फिल्म है, एक्शन फिल्म, उसमें एक नायक का चरित्र जो गढ़ा जाता है, अगर हम जो है किसी भी हिंदी एक्शन फिल्म को देखें, उसमें जो नायक का जो चरित्र है तो उसमें अति मानवीयता की हद तक उसका जो चरित्र है वो दिखाया जाता है। यद्यपि उसमें जो पाए जाने वाले गुण होते हैं वो होते तो मानवीय ही हैं, वो दैवी जगत के नहीं होते। और लेकिन वह जो चरित्र बनकर आता है वो वास्तव में आम व्यक्ति जैसा नहीं होता। अर्थात कि उसमें जो भी कैरेक्टर होते हैं वो कैरेक्टर होते तो ह्यूमन ही हैं, लेकिन वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक्सट्रीम कैरेक्टर्स होते हैं। यानी कि अगर बलशाली है तो उस जैसा कोई बलशाली नहीं। उसी तरीके से अगर वो दानवीर है, अगर वो करुणा से युक्त है, अगर उसमें जो है वो बुद्धिमान है या ज्ञानी है, तो एक्सट्रीम उसके अंदर ये सारे कैरेक्टर्स आपको दिखाई देंगे। और फिर उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आएगी, उसमें सारी अच्छाइयाँ और अच्छाइयाँ नज़र आएगी। जबकि वास्तविक जगत में ऐसा नहीं होता। आदमी में अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती है। लेकिन ये जो कैरेक्टर्स बनाए जा रहे हैं वो फिल्म के जो कथानक है उसमें जो हीरो का जो कैरेक्टर बनाया गया है उसको ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें, ये सारे कैरेक्टर्स उसके अंदर डाले जाते हैं। तो अर्थ ये है कि जो आइडियल टाइप बनाए जाते हैं उसमें भी यही होता है कि शोध का जो उद्देश्य है उस उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हम वास्तविकता में पाए जाने वाले जो कतिपय तत्व हैं, तथ्य हैं, या यूँ कह लीजिए सामाजिक तथ्य हैं, उनको हम उनका चयन करते हैं और उन सब को देखते हैं कि उनमें आंतरिक रूप से वो सुसंगत है नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ तो हमने उसको बलशाली दिखाया और दूसरी तरफ हम उसको दिखा रहे हैं कि वो जो है सपने में डर रहा है, या वो जो है उसमें हिम्मत नहीं है, या उसमें साहस की कमी। तो ये कोई आंतरिक रूप से सुसंगत बात नहीं हुई। दोनों ही जो भी तत्व आप उसमें डालेंगे वो आप आपस में क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होना, यानी उनमें मेल होना चाहिए, बेमेल तत्व नहीं होने चाहिए। तो आदर्श प्रारूप न तो किन्हीं मूल्य की दृष्टि से यह आदर्शात्मक होता है, न ही किसी दर्शन का परिचायक होता है। यह आदर्श प्रारूप मूलतः किन्हीं विशेष प्रयोजन से निर्मित एक परम मानदंड होता है जिसमें शोधकर्ता अपनी दृष्टि से कुछ सामाजिक तथ्यों का चयन करता है और जिनमें आंतरिक सुसंगतता के लक्षण पाए जाते हैं, और फिर एक एक जो तथ्य होते हैं उसका प्रबलीकरण किया, उसको मैक्सिमाइज कर दिया जाता है। इतना मैक्सिमाइज कर दिया जाता है कि जब वो बनकर उभरता है तो वास्तविक जगत से उसका कोई मेल नहीं रह जाता है। तो अब देखिए वेबर ने जो आदर्श प्रारूप बनाया था वो क्यों बनाया था नौकरशाही का। उसके पीछे उनकी यह सोच थी को दिखा सके कि पश्चिमी समाज जिसका मूल्य प्रतिमान आधुनिक वैज्ञानिक है, यानी मॉडर्न है, साइंटिफिक है, और जो तार्किक विधिक सत्ता द्वारा संचालित है, तो ये जो नौकरशाही है जिसको तार्किक विधिक सत्ता के अंतर्गत प्रशासनिक तंत्र को नौकरशाही वेबर ने कहा था, और यह जो नौकरशाही है वो पारंपरिक और चमत्कारिक समाज के प्रशासनिक तंत्र की तुलना में अधिक कार्यकुशल, स्थायी और निष्पक्ष तंत्र होता है, और इसलिए जो भौतिक विकास के जो भी लक्ष्य निर्धारित होते हैं उसको प्राप्त करने में यह श्रेष्ठतम होता है। इस कारण उन्होंने नौकरशाही के आदर्श जो विशेषताएं बताई कि भाई ये विशेषताएं हैं जो नौकरशाही को क्या करती है, आदर्श नौकरशाही को सर्वगुण संपन्न बना देती है। यानी आदर्श नौकरशाही में कुछ ऐसे जो
तत्व शामिल किए वेबर ने, वो उसको कुशलता, स्थायित्व, विशेषज्ञता, प्रभावशीलता, निष्पक्षता की दृष्टि से श्रेष्ठतम बना देते हैं। तो देखिए आदर्श नौकरशाही के क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले पद और व्यक्ति में जो है अंतर होता है, यानी व्यक्ति जो है वो अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए स्वतंत्र है और जो पद है वह भी स्वतंत्र है। पद अनुवांशिक नहीं होता। पदाधिकारी केवल अपने अव्यक्तिगत कर्तव्य और दायित्वों के लिए ही उच्च अधिकारी के अधीन होता है, अर्थात वह उच्च अधिकारी का गुलाम नहीं होता। वो पद के कर्तव्य दायित्व के लिए ही उच्च अधिकारी के आदेशों की पालना करता है। उसी तरह नौकरशाही में जितने भी पद होते हैं वो पद सोपानिक ढांचे के अंतर्गत है ना व्यवस्थित किए जाते हैं, यानी इसमें उच्च और अधीनस्थ कर्मचारियों का एक संबंध पाया जाता है। और इस प्रकार प्रत्येक जो पद है उसके ऊपर पद होता है जो उसको नियंत्रित करता है, उसके नीचे पद होता है जो है वो उसके द्वारा नियंत्रित होता है। इसलिए एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर ये दिखाई देगा। नौकरशाही में प्रत्येक पद के कर्तव्य और दायित्व सुपरिभाषित होते हैं, उनका क्षेत्राधिकार स्पष्ट होता है, अतः दायित्व निर्धारण सरल और प्रभावी होता है। अर्थात जो भी पद है और उसके कार्य और उसकी शक्तियाँ सही तरीके से परिभाषित है, उसको कोई परेशानी नहीं है, उसे पता है क्या काम करना है और किन कार्यों के लिए वह उत्तरदायी है। तो अगर कोई कार्य ना हुआ तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि यह कार्य किसका था और उससे प्रश्न पूछे जाए, उसको उत्तरदायी ठहराया जाए। तो इस तरह से नियंत्रण रखना आसान हो जाता है। पद की जो शक्तियाँ होती है वह और कर्तव्य दायित्व जो है वो व्यक्ति के नहीं होते बल्कि पदाधिकारी की होते हैं। अर्थात जो भी व्यक्ति उस पद को धारण करता है वही व्यक्ति जो है पदाधिकारी उस पद के कर्तव्य और दायित्व के अनुसार उसको अधिकार और शक्तियाँ दी जाती है। पद के कर्तव्य और दायित्वों से हटकर वह उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। अर्थात व्यक्ति को शक्ति नहीं प्राप्त है बल्कि पद को शक्ति प्राप्त होती है। प्रत्येक पद विशेषज्ञों द्वारा अनुबंध के आधार पर भरे जाते हैं। अनुबंध का मतलब है कि आप एक विशेष कार्य को करने के लिए आपकी नियुक्ति की गई है और आपको उस कार्य के बदले आपको वेतन दिया जाएगा और कुछ सेवा शर्तें होंगी। अगर उन सेवा शर्तों का यदि आप पालन करते हैं तो आप पद पे बने रहेंगे और यदि आपने सेवा शर्तों का उल्लंघन किया तो आपको पद से हटाया जा सकता है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है अपॉइंटमेंट होता है। नियुक्तियाँ मान्य शैक्षणिक, तकनीकी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट इत्यादि के आधार पर प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है। यानी नियुक्तियाँ जो की जाती है, ये जो नौकरशाही के पद होते हैं वो निर्वाचित नहीं होते हैं, ये नियुक्त पद होते हैं। और जब नियुक्तियों का आधार क्या होता है तो यहाँ कोई भाई भतीजावाद या यहाँ पर कोई अनुवांशिक या कोई कुलीन तंत्री व्यवस्था नहीं इसमें होगी, बल्कि यहाँ पर प्रत्येक पद के जो कर्तव्य दायित्व हैं उसके लिए जो निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता है और यह जो तकनीकी योग्यता और शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्य सर्टिफिकेट के आधार पर उसको माना जाएगा कि ये जो है इस उम्मीदवार इस पद को प्राप्त करने के लिए योग्य। और ऐसे उम्मीदवारों के मध्य प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराकर और फिर जो योग्यतम होता है उसका चयन किया जाता है। तो इस तरह से नियुक्तियां जो है वह सर्टिफिकेट्स, डिग्री है ना, शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के आधार पर की जाती है। पद के लाभ पदाधिकारी को प्राप्त नहीं होते बल्कि उसके कार्य के बदले उसको वेतन और अन्य आनुषंगिक लाभ दिए जाते हैं। तो अर्थ ये हुआ कि पद के, मान लीजिए कि आप किसी बैंक में कैशियर हैं तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप दिन भर आपने कैश डिस्पर्स किया, लोगों को पैसे दिए तो जो बच गया वो अब आपका हो गया, वो आप लेकर घर चले जाइए, ऐसा नहीं। या आप राजस्व वसूलते हैं तो उसका एक हिस्सा आपने रख लिया, ऐसा नहीं। तो आप अपना जो कार्य करते हैं वो कार्य कीजिए, बदले में आपको एक मासिक वेतन निश्चित निर्धारित दिया जाएगा। तो ये कार्य के बदले वेतन देने की व्यवस्था होती है। पद ही एकमात्र व्यवसाय होता है, यानी कि जो नौकरशाही है उसमें जो भी व्यक्ति कार्य करता है वह उसका एकमात्र व्यवसाय वही होता है जो अनुबंध के आधार पर उसने जिस पद के कार्य स्वीकार्य किए। इसके अलावा वह कोई और अन्य कार्य नहीं कर सकता।
इसके अलावा नौकरशाही में करियर सेवाएं होती है, यानी कि एक बार चूँकि व्यक्ति उस सेवा में आ गया, नौकरशाही में आ गया, तो अब वो ना अपने अच्छे कार्यों के परिणाम स्वरूप उसको पदोन्नति प्राप्त होती है। इस प्रकार से वो पदसोपानिक ढांचे में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता रहता है और उच्चतर दायित्व को प्राप्त करता है, और इस तरह से वो संपूर्ण जीवन जो है, जो उसका कार्यकाल होता है, वो इस व्यवस्था में ही रहता है। ऐसा नहीं कि वो जो है दूसरी व्यवस्था में चला जाए। तो नौकरशाही की सेवाएं जो है करियर सेवाएं होती है, यानी पदोन्नति की व्यवस्था होती है। पदोन्नति का जो आधार है वो वरिष्ठता भी हो सकता है, योग्यता भी हो सकता है, और इन दोनों का मिश्रण भी हो सकता है। प्रत्येक पदाधिकारी पद के दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित नियम प्रक्रियाओं के आधार पर करता है। पदाधिकारी एक कठोर अनुशासन और नियंत्रण व्यवस्था में कार्य करते हैं। तो ये नौकरशाही की हम देखें प्रमुख विशेषताएं हैं जो मैक्स वेबर ने बताई, और ये ध्यान रखने की बात है कि ये आदर्श नौकरशाही की विशेषताएं हैं। आदर्श से तात्पर्य जो भी हमने बातें यहाँ बताई वो सब अपने आप में बिल्कुल शुद्ध रूप में विद्यमान है, यानी नियुक्तियों का आधार अगर योग्यता है तो शुद्ध योग्यता के आधार पे यहाँ पर कहीं भी भाई भतीजावाद या धन प्रलोभन या कोई अन्य तौर तरीके से उसकी नियुक्तियाँ नहीं होगी, बल्कि केवल और केवल तकनीकी और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होगी। न कोई राजनीतिक न कोई सामाजिक दबाव कार्य करेगा। तो इसलिए जितने भी लक्षण बताए गए हैं आदर्श नौकरशाही के, वो सारे के सारे क्या है, शुद्ध रूप में होने चाहिए। तो इस प्रकार से जो बना हुआ जो संगठनात्मक व्यवस्था होगी, जिसको नौकरशाही ने वेबर ने नौकरशाही कहा, उसके बारे में उनका हिम्मत है कि ये कार्यों को अंजाम देने में सर्वथा व्यावसायिक दृष्टिकोण रखता है। यह कार्यकुशलता के उच्चतम मानदंड प्राप्त करने में तकनीकी दृष्टि से अत्यधिक सक्षम है। अनुशासन और स्थिरता, निष्पक्षता तथा नियंत्रण की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रशासनिक तंत्र है। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जो हम नौकरशाही अपने आसपास देखते हैं वह नौकरशाही आदर्श प्रकार की नहीं होती, बल्कि उस जैसे केवल दिखती है। और जैसा मैंने बताया कि जो भारतीय नौकरशाही की बात करें तो आप जानते हैं कि केवल और केवल योग्यता के आधार पर नियुक्तियाँ नहीं होती है। यहाँ पर सामाजिक आधार पे, जिसको हम आरक्षण कहते हैं, या आर्थिक आधार पे कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, जनजाति या जाति, अनुसूचित जनजाति के आधार पर जो है भी नियुक्तियां की जाती है। और अनेक जो नियुक्तियां होती है कार्यपालिका में, वह तो राजनीतिक जो है संपर्कों की वजह से होती है, या यूँ कह लीजिए कि बहुत सारी नियुक्तियां पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं। जैसे कि निगम बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वह जो है राजनीतिक नियुक्तियां मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए कि जो नौकरशाही हमारे आसपास दिखती है वो वास्तव में आदर्श नौकरशाही नहीं होती, और उसके अनेक कारण हैं। वो कारण क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि वह कारण जो है वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हो सकता है। तो बात ये है कि वेबर की जो नौकरशाही है, जो आदर्श प्रारूप नौकरशाही है, वह नौकरशाही जो है श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि उसमें जो लक्षण है उसके लक्षण वो परम लक्षण है, एब्सोल्यूट है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। और अगर इस प्रकार की कोई प्रशासनिक संरचना बनाई जाएगी तो निश्चित रूप में वह कुशलता, नियंत्रण, मितव्ययता, निष्पक्षता, विशेषज्ञता की दृष्टि से श्रेष्ठ संगठन होगा। तो ये चीज़ हमने रिग्स में पढ़ा था, रिग्स के संपार्श्विक समाज के मॉडल में हमने ये चीज़ जानी थी। उन्होंने इसी बात को स्पष्ट किया था कि विकासशील जो देश होते हैं उन देशों के जो प्रशासनिक तंत्र होते हैं वो दिखती तो नौकरशाही है, लेकिन नौकरशाही होती नहीं है। उन्होंने ये बताया था कि ये जो प्रशासनिक तंत्र होते हैं विकासशील समाजों में, उसमें वहाँ की जो सामाजिक सांस्कृतिक जो वातावरण होता है वह प्रशासनिक तंत्र के रचना और कार्यभार को बहुत अधिक प्रभावित करता है। और उसी का नतीजा ये होता है कि जो नियुक्तियाँ होती हैं उसमें हम भाई भतीजावाद देखते हैं, और उसमें आप देखिए पद और व्यक्ति में पृथक्करण नहीं होता। आप देखेंगे विकासशील समाजों में कि जो है पिता
जिस पद को प्राप्त करता है वो प्रयास करता है कि जो है उसके पुत्र को वो पद उसको मिल जाए, यानी एक आनुवंशिक बनाने की कोशिश होती है। चाहे वो राजनीतिक दल को आप देखेंगे या आप पेशा के रूप में भी देखेंगे कि अगर पिता जो है डॉक्टर है तो वो चाहेगा कि उसका बेटा भी डॉक्टर बन जाए। अब वो स्वतंत्रता वो नहीं रहती है कि जो बच्चा जो है वो अपनी इच्छानुसार हो सकता है वो कलाकार बन जाए या हो सकता है वो कोई और उसकी रुचि रही हो, लेकिन एक जो है आनुवंशिकता के लक्षण आपको दिखाएंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ कि भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, लेकिन एक सांस्कृतिक जो है प्रभाव देखने को हमको यहाँ मिलता है। अर्थ ये है कि संपार्श्विक समाज में जैसा कि रिक्स ने बताया था कि उत्तरदायित्व और अधिकार किसी एक पद में होते हैं और नियंत्रण की व्यवस्था जो है उसके ठीक ऊपरी पद पे होनी चाहिए, लेकिन उसके पास नहीं होकर किसी अन्य संस्था में होती है। जैसे कि आप देखेंगे नौकरशाही में जो उच्च अधिकारी है वो अधीनस्थ अधिकारी के कार्यों पर नियंत्रण रखता है और रखना उसका अधिकार है, लेकिन नियंत्रण की व्यवस्था राजनीतिक संस्थाओं में आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए आप देखेंगे सत्ता और नियंत्रण का भेद नज़र आता है। इसी प्रकार से जो है जैसा मैंने बताया शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता ही नियुक्तियों का आधार नहीं होती, सामाजिक आधार भी होता है, राजनीतिक आधार भी होता है। नियंत्रण की व्यवस्था जो है वो आंतरिक नहीं होती, बाह्य भी हो सकती है। और जो है इसके अलावे भी आप देखेंगे कि सारे कार्य नियम के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं, नियम प्रक्रियाएं भी जो है वो सुविधानुसार बदल दी जाती है। तो इसलिए जो नौकरशाही विकासशील समाजों में या हमारे आसपास जो हमको देखने को मिलती है वो कहने को नौकरशाही, लेकिन वो आदर्श नौकरशाही से भिन्न है। लेकिन अब ये ध्यान रखने की बात है कि हमने शुरू में ये बात कही थी कि जो आदर्श नौकरशाही होता है वो एक जो है वास्तविक जगत में पाया नहीं जाता। तो वेबर ने ये जो आदर्श प्रारूप का जो निर्माण किया था उसका उद्देश्य यही था कि हमने एक ऐसा आइडियल टाइप बनाया जो वास्तव में पाया तो नहीं जाएगा, लेकिन ये अपने आदर्श कल्पना में एक है ना मेंटल लेवल पे ये बेस्ट है। यानी कि ये जो व्यवस्था है ये श्रेष्ठ होगी कार्यकुशलता की दृष्टि से, स्थायित्व की दृष्टि से, नियंत्रण की दृष्टि से, निष्पक्षता की दृष्टि से। और अब हम इस रेफरेंट को, इस मानदंड को लेकर हम दूसरी व्यवस्थाओं के साथ क्या करें, तुलना करें, देखें कि कौन सी देश की जो व्यवस्था है वह इसके करीब है। यानी कि अगर हम रेटिंग दें कि आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी से भारत की या ब्रिटेन की या अमेरिका की या चीन की किसकी जो है कौन आदर्श प्रारूप से ज़्यादा निकट है, जो ज़्यादा निकट होगा वो ज़्यादा प्रभावी होगा, वो ज़्यादा कार्यकुशल होगा, वो ज़्यादा स्थायी होगा और वो जो है निष्पक्ष होगा, कार्य को अच्छे बेहतर तरीके से कर पाएगा, यानी उसकी प्रभाव उत्पादकता सबसे बेहतर होगी। तो वेबर ने एक स्केल बना लिया, एक रेफरेंट बना लिया जिससे वो तुलना कर रहे हैं। तो अब जो है जब हमने ये नौकरशाही पढ़ना शुरू किया था वेबर के बारे में तो हमने बात रखी थी कि वेबर जो ये जानना चाहते थे कि आखिरकार पश्चिमी समाज जो है वो क्यों विकसित हुआ। तो और जो है भारत, मिस्र, चीन जैसी जो सभ्यताएं थी, जो प्राचीन सभ्यताएं थी, वो विकास के इस दौड़ में पिछड़ गई, क्या कारण है। तो इसका उत्तर अब हमको ये प्राप्त होता है कि जो प्राचीन सभ्यताएं थी वो पारंपरिक समाज थे। वहाँ पर समाज में पारंपरिक मूल्यों के अनुसार है ना वो समाज में आर्थिक क्रियाओं का, सामाजिक क्रियाओं का या जितनी भी सामाजिक क्रियाएं संचालित होती हैं वो पारंपरिक मूल्यों के अनुसार होती है। तो वहाँ की जो प्रशासनिक जो तंत्र है या जो सत्ता व्यवस्था है वो भी परंपराओं के अनुसार ही निर्मित और संचालित होती है। जबकि चमत्कारिक समाज में जैसा हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति में अति मानवीय, अति दैवीय गुण मान लिया जाता है और उसके अनुयायी जो मानते हैं कि वो जो है उनके सारे दुखों को हर लेगा, वह जो अति मानवीय, अति दैवीय गुणों से युक्त है वो उनका नेता बन जाता है। और इसी प्रकार जो प्रशासनिक तंत्र होता है उसमें भी इसी प्रकार के लक्षण वाले लोगों को जो है प्रशासनिक तंत्र में शामिल कर लिया जाता है। तो उनकी एक हायरार्की बन जाती है उनके व्यक्तिगत गुणों के आधार पर। जबकि तार्किक विधिक समाज में आप देखें कि प्रत्येक व्यक्ति के पद के कर्तव्य और दायित्व सुपरिभाषित होते हैं और जो नियुक्तियां होती हैं वो तकनीकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होती है, न कि किसी परंपरा और मूल्यों के आधार पर, न
किसी व्यक्तिगत गुणों के आधार पे या भावनाओं के आधार पे। यहाँ पर जो भी नियुक्तियाँ हो रही हैं नौकरशाही में, वो नियुक्तियों का आधार तकनीकी और शैक्षणिक योग्यता है और प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से फिर जो है श्रेष्ठ व्यक्तियों का चयन किया जाता है जो उस पद के कर्तव्य दायित्व को पूरा करने के लिए या उनको निभाने के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। तो इसलिए पेशेवर लोग होते हैं, व्यावसायिक दृष्टिकोण इनका होता है, ये अपने कार्य को करने में माहिर लोग होते हैं। और यहाँ देखिए नियम प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य किया जाता है, यहाँ कोई भाई भतीजावाद नहीं। तो आदर्श प्रकार की जब हम बात कर रहे हैं तो आदर्श प्रकार की जो नौकरशाही है वो पारंपरिक समाज और चमत्कारिक समाज में पाए जाने वाली प्रशासनिक प्रणालियों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ है। किस दृष्टि से? स्थायित्व, कार्यकुशलता, मितव्ययता, प्रभावशीलता, है ना, और नियंत्रण, आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था की दृष्टि से श्रेष्ठ है। निष्पक्षता की दृष्टि से भी श्रेष्ठ है। ये भेदभाव नहीं करती क्योंकि नियम के अनुसार इसको कार्य करना पड़ता है। तो ये निर्वैयक्तिक जो है कार्यों को ढंग से कार्यों को करने वाली प्रशासनिक व्यवस्था है। तो इसलिए वेबर ने कहा था कि अगर हम तुलना करें तो पाएंगे कि पश्चिमी जो समाज था वह जो है वो तार्किक विधिक समाज के रूप में खासकर जो है पुनर्जागरण और जो है निर्माण के दौर के बाद जो है एक नई मूल्य परंपरा पश्चिमी समाज में विकसित हुई और वो जो है विज्ञानवाद से युक्त मूल्यों का प्रचार प्रसार हुआ। समाज की रचना जो है वैज्ञानिक आधार पर हुई, व्यक्ति के उपलब्धि मानकों के आधार पर और जो है और सार्वभौमिक मानकों के आधार पर समाज का निर्माण हुआ। तो वहाँ पर आप देखिए तार्किक विधि सत्ता के अंतर्गत जो है जो नौकरशाही प्रकार की जो है प्रशासनिक तंत्र का निर्माण हुआ, जो यद्यपि आदर्श तो नहीं लेकिन आदर्श के करीब है। और इसीलिए वह समाज जो है जो भी अपने विकास के लक्ष्यों को उसने स्थापित किया उसको पाने के लिए उसके पास एक श्रेष्ठ प्रशासनिक तंत्र था नौकरशाही के रूप में, और उसने जो है प्रभावी तरीके से उन उद्देश्यों को पूरा किया। तो इसीलिए वो समाज जो है तेज गति से आगे बढ़ा और विकसित हो गया। जो विकास की वर्तमान परिभाषा है उस दृष्टि से हम देखेंगे कि पश्चिमी समाज जो है ज़्यादा विकसित हुआ और भारत और चीन और जैसे मैंने मिस्र जैसे प्राचीन जो सभ्यताएं थी वो इसलिए पिछड़ गई क्योंकि ये जो समाज था वो पारंपरिक समाज रहा, पारंपरिक मूल्यों से युक्त समाज था। तो यहाँ के जो प्रशासनिक तंत्र उसमें भी उस प्रशासनिक तंत्र में भी आप देखेंगे उसका निर्माण करते समय मूल्यों को, भावनाओं को अधिक महत्व दिया गया और नतीजा ये हुआ कि ये जो प्रशासनिक तंत्र था वो कार्य सक्षमता की दृष्टि से नौकरशाही की तुलना में कमतर सिद्ध हुई और नतीजा ये अपने लक्ष्यों को प्रभावी तरीके से पूरा नहीं कर पाई। तो इसलिए ये प्रशासनिक सक्षमता बढ़ती है यदि हम नौकरशाहीकरण की ओर बढ़ते हैं, यह वेबर का मत था। तो अब ध्यान रखने की बात है कि सामान्यतः हम नौकरशाही की बड़ी आलोचना करते हैं इन्हीं गुणों के आधार पे कि यह निर्वैयक्तिक तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देता है और यह जो है नियम प्रक्रियाओं पर बहुत बल देता है। और हम ये कहते हैं कि ये जो है जो अपने इसके क्लाइंट है या जिनकी इसको सेवा करनी है उनके दुख दर्द को नहीं समझना चाहता है। नियम हर वक्त जो है नियम के आड़ में जो है कार्यों को अपने दायित्व से मुक्त होने की भी कोशिश करता है कि यह मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है। तो आप देखिए कि जो कमियां हैं वास्तव में वो कमियां इसीलिए हैं क्योंकि इनका ये आदर्श प्रारूप से बहुत दूर है और हम इनको भूलवश त्रुटिवश नौकरशाही की संज्ञा दे देते, लेकिन ये नौकरशाही है नहीं और रिग्स ने इनको सलाह कहा था और इसीलिए ये क्या है कि प्रभावी तरीके से अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाती। इसके बावजूद रॉबर्ट के मर्टन ने वेबर के इस नौकरशाही मॉडल की बड़ी आलोचना की। इसके शुद्ध रूप में भी इसको सर्वश्रेष्ठ संगठन के रूप में या प्रशासनिक तंत्र रूप में मानने से इनकार कर दिया। कार्ल मार्क्स भी नौकरशाही के जो आदर्श प्रारूप है उसमें उनको कई त्रुटियां नज़र आती। तो इसकी चर्चा अब वीडियो के हम अगले भाग में करेंगे जिसमें आदर्श प्रकार नौकरशाही अपने आदर्श रूप में भी श्रेष्ठतम संगठन नहीं है और इसके क्या कारण हैं, तो मर्टन ने और मार्क्स ने क्या कहा ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।